अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज एक पाकिस्तानी और जर्नैल के असासों का जो कि बैरून मुल्क उन्होंने बनाए, छुपाए और वाज़े तौर पे जिस अंदाज में उन्होंने अपने बेटे और अपनी बीवी के नाम पर ये पूरा खेल खेला है, वो स्कैंडल बेनकाब हो रहा है। हम वो आपके लिए लाए हैं। और इसी तरह हम जो दूसरी खबर है वो जो आप कहने के मोहसिन गद्दार आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि उन्होंने वो कोर्ट कालेदम करार दे दी थी जनाब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उन मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने आज जवाब दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस शो काज का। और वो जवाब बड़ा दिलचस्प है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ामात की बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात लगा दिए और वो भी दुरुस्त नहीं। ठीक है, उन जवाबात का भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहले आ जाते हैं जो उस्मान मंजूर हैं, पाकिस्तान के एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं। उन्होंने जो मायानाज तहकीकाती वेबसाइट है फैक्ट फोकस, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा तहलका खेज स्कैंडल लेकर आए हैं। तो हम उनकी जो स्टोरी है वो आपको बता देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के एक अहम फौजी जर्नैल जो कि साबिक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे ने अपनी मुलाजमत के दौरान बतौर कोर कमांडर लाहौर, लंदन में, जबकि रिटायरमेंट के फौरी बाद दुबई और मैनहट्टन में लग्जरी अपार्टमेंट्स हासिल किए। पहले पाकिस्तानी टैक्स हुकाम से इन जायदादों को छुपाए रखा, फिर इदारों और अवाम से हकायक और इन जायदादों के हसूल के लिए ज़राए आमदन के बारे में मुसलसल गलत बयानी की। तहकीकाती इदारे मुकम्मल शवाहिद होने के बावजूद फ़ौज के हेडक्वार्टर GHQ के खौफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सके। जनरल शफाअतुल्लाह शाह डिक्टेटर मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, कोर कमांडर लाहौर रहे और GHQ में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ भी रहे। इससे पहले तो अब हम आ जाते हैं कि जो वो बताते हैं, कहते हैं 2007 में जब जनरल शफात लाहौर के कोर कमांडर थे तो उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन अकबर आसिफ से लंदन में अपनी बीवी फ्रिया शाह के नाम एक कीमती अपार्टमेंट हासिल किया जो कि एक ऑफशोर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। ठीक है, जर्नैलों की ऑफशोर कंपनी है माशाल्लाह। पाकिस्तान की टैक्स दस्तावेजात के मुताबिक जनरल शफात ने 2007 में तकरीबन 8 लाख आमदनी जाहिर की, यानी इनकी माहाना आमदनी 67,000 रुपये थी। आप सोच सकते हैं कि एक पाकिस्तानी जर्नैल को 67,000 रुपये तनख्वाह मिलती होगी या 67,000 रुपये तनख्वाह मिलती होगी। कैन यू इमेजिन दिस? ठीक है, लेकिन इन्होंने टैक्स क्या जाहिर की? मेरी 67,000 रुपये उन्होंने अपनी माहाना आमदन जाहिर की हुई थी। ठीक है, और उन्होंने पूरे साल 73,785 रुपये टैक्स अदा किया था। इसी तरह से 2008 में जनरल शफात ने 8,57,000 आमदन जाहिर की, उन्होंने 60,000 चैरिटी को दिया। इस तरह इनकी काबिल टैक्स आमदन तकरीबन 7,90,000 थी और उन्होंने पूरे साल का टैक्स तकरीबन 59,000 रुपये अदा किया था। ठीक है, इस तरह के माली हालात में भी इस वक्त के कोर कमांडर लाहौर ने लंदन के इलाके में ये कीमती अपार्टमेंट खरीद लिया। ठीक है, और उन्होंने ये कीमती अपार्टमेंट 10 साल तक टैक्स हुकाम से छुपाए रखा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि सन 2016 में इस अपार्टमेंट की मालिक ऑफशोर कंपनी का नाम पनामा पेपर्स में आ गया और 2017 में जनरल शफात की अहलिया ने यह अपार्टमेंट अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर दिया, मगर इसकी कीमत आधी से भी कम बताई। पनामा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी का नाम आया मगर इसकी मलकियत का पता न चला। सन 2021 में जब पेंडोरा पेपर्स जारी हुए तो इनमें ना सिर्फ इस कंपनी की मलकियत का पता चला बल्कि ये पता चला कि दरहकीकत जनरल शफात ने यह अपार्टमेंट कब हासिल किया। बैनुल-अक़वामी तहकीकाती इदारे ICIJ के पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्टिंग के बाद जब तफसीलात सामने आई तो जनरल शफात ने लंदन अपार्टमेंट हासिल करने को दुरुस्त साबित करने के लिए 6 मुख्तलिफ दावे किए। आज की तहकीकात में फैक्ट फोकस इन 6 दावों पर दस्तावेजात की रोशनी में अपनी तहकीकात पेश कर रहा है। फौज से नवंबर 2009 में अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 1.25 साल के बाद
2011 में जनरल शफात ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में एक अपार्टमेंट खरीद लिया। ये अपार्टमेंट भी जनरल शफात ने पाकिस्तान में टैक्स हुकाम से छुपाए रखा। 2016 के आखिर में दुबई लीक्स रिपोर्ट हुई। 2017 में जनरल शफात और उनके बेटे ने यह अपार्टमेंट डिक्लेयर किया, ठीक है। और इसने खरीदने के लिए रकम के बारे में बताया कि दरअसल फौज से रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन बाद इनकी दुबई की एक कंपनी टेक्सपो में नौकरी हो गई थी। इस कंपनी से मिलने वाली 1 साल की तनख्वाह से उन्होंने दुबई में ये अपार्टमेंट खरीद लिया। टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2011 में इनकी कुल आमदन सिर्फ 6 लाख रुपए थी, यानी 50,000 रुपये माहाना, और इनका इस पूरे साल का टैक्स 50,622 रुपये था। जनरल शफात की बाद की 1 साल की सालाना रिटर्न्स के मुताबिक उन्हें दुबई से 1,40,00,000 रुपए किराए की मद में मिलता है, ठीक है। 2012 में अपने रिटायरमेंट के तकरीबन 2.25 साल बाद जनरल शफात ने डाउनटाउन मैनहट्टन में एक महंगा तरीन इलाका है न्यूयॉर्क का $1.4 मिलियन यानी कि $14 लाख का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। पाकिस्तान के टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक इसी साल जनरल शफात ने 7,20,000 रुपये अपनी सालाना आमदन जाहिर की थी और पूरे साल में 48,500 रुपये टैक्स अदा किया था, ठीक है। यानी कि जनरल साहब दिखा रहे हैं कि वो 6 लाख रुपया उनकी माहाना आमदन है और न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट $14 लाख का खरीद रहे हैं। 6 लाख आमदन वाले के पास $14 लाख, वाह, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी कि अप्रैल 2012 में दुनिया के कीमती तरीन इलाके मैनहट्टन में ये अपार्टमेंट खरीदने के बाद वो दिसंबर 2021 तक इसके बिला शिरकत गैर मालिक रहे। इसके बाद उन्होंने ये अपार्टमेंट अपने आप अपनी बीवी फरिया शाह और अपने बेटे रज़ा अल्लाह शाह को बेच दिया, ठीक है। अपने बेटे को और अपनी बीवी को अपार्टमेंट बेच रहे हैं, ठीक। 2016 में पनामा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी आ गई, बाद में दुबई लीक्स आ गई, मगर अमेरिका में जायदादों के हवाले से कोई भी लीक्स ना आई। 2017 में जब जनरल शफात और उनकी ख़ानदान ने बैरून मुल्क लंदन और दुबई में असासे छुपाए, तब मैनहट्टन का अपार्टमेंट भी छुपाए रखा। तो अब ज़रा आगे आते हैं। तो न्यूयॉर्क वाली जो जायदाद है उसके बारे में वो बताते हैं कि ये डाउनटाउन में $1.4 मिलियन की ख़रीदी थी, ठीक है। और इसकी ख़रीदारी के जो उन्होंने दस्तावेज़ात लिए हैं न्यूयॉर्क सिटी की गवर्नमेंट से, उन पे जनरल शफातुल्लाह के वही दस्तखत हैं जो इनके FBR में दस्तखत मौजूद हैं, ठीक है। फिर आप आगे आ रही है। 2012 में जनरल शफातुल्लाह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें आ रहा हो कि उन्होंने $14 लाख पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं, ठीक है। फिर इनका ना कोई टैक्स रिकॉर्ड में जिक्र है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उन्होंने की है, ठीक है। जबकि इसी अपार्टमेंट का टैक्स वो न्यूयॉर्क में अदा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं टैक्स अदा करना माशाल्लाह मुनासिब समझते थे, ठीक है। फिर उससे आगे आइए कि अमेरिका में जो जनरल शफात का जो टैक्स अदा हुआ हुआ है न्यूयॉर्क में उस अपार्टमेंट का, वो पाकिस्तान में इनके पूरे 1 साल के टैक्स से भी ज़्यादा है, ठीक है। फिर अब आ रही है दुबई के बारे में। जब जनरल शफात की फैमिली ने लंदन में अपार्टमेंट जाहिर किया तो शफात और इनके बेटे ने दुबई में भी जायदादें जाहिर की। जनरल शफात और इनके बेटे ने दुबई में मुख्तलिफ एड्रेसेस पर अपार्टमेंट जाहिर किए। ताहम फैक्ट फोकस को इंटरव्यू देते हुए जनरल शफात का कहना था कि दुबई में इनका और इनके बेटे का एक ही अपार्टमेंट है। 2017 में जब जनरल शफात ने दुबई का अपार्टमेंट आखिरकार जाहिर किया तो इसके ख़रीदने के लिए अपना ज़रिए आमदन उन्होंने फौज से रिटायरमेंट के बाद दुबई की एक कंपनी टेक्सपो के बोर्ड मेंबर के तौर पर शुरू होने वाली अपनी एक नौकरी बताई, मगर उन्होंने अपार्टमेंट ख़रीदने का साल नहीं बताया। जनरल शफात ने 2017 के सालाना टैक्स रिटर्न में जाहिर किया कि उन्होंने ये अपार्टमेंट उस वक्त तकरीबन $4,40,905 अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा था, ठीक है। यानी कि ये भी तकरीबन $4.5 लाख का अपार्टमेंट बनता है, ठीक है।
टैक्स पेपर्स के मुताबिक ये अपार्टमेंट जनरल शफात और उनके बेटे की मुश्तरका मलकियत है। उन्होंने फैक्ट फोकस को इंटरव्यू में बताया कि अपार्टमेंट उन्होंने 2011 में खरीदा था। इस साल 2017 में जनरल शफात के बेटे ने दुबई में ये अपार्टमेंट अपने नाम पर जाहिर किया। ठीक है, अब वो जो दिलचस्प चीज़ है कि वो कहते हैं कि जी जनरल शफात कहते हैं कि जी मैंने ये अपार्टमेंट जो टेक्सपो एक कंपनी थी उधर दुबई में, उसमें जॉब करता था और उस कंपनी की आमदनी वो कहते हैं मैं कभी पाकिस्तान लाया ही नहीं। ठीक है, अपार्टमेंट डिक्लेयर करने के 4 साल बाद जनरल शफात ने 2021 के सालाना रिटर्न्स में दुबई का एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट भी जाहिर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुबई अपार्टमेंट के किराए के 1,40,00,000 रुपए से कुछ ज़्यादा रकम उस दुबई के बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है। ठीक है, रज़ा ने भी इसी साल डिक्लेयर किया कि उसके हिस्से का किराया भी उनके वालिद के अकाउंट में आता है। फिर जनरल शफात का टेक्सपो में किरदार। टेक्सपो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने वाली दुबई की एक कंपनी है जिसके मालिक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सरफराज इशफाक आलम है। इस कंपनी के दफातर कराची, पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका में भी कायम हैं। जनरल शफात की प्रोफाइल में आईटी का किसी तरह का कोई तजुर्बा नहीं लिखा हुआ, इसलिए यह सवाल उठा कि टेक्सपो में आखिर इनकी नौकरी कैसे हुई और आखिर इनकी जिम्मेदारियां क्या थी। फैक्ट फोकस ने जनरल शफात के इंटरव्यू के दौरान जब इनसे सवालात किए तो उन्होंने तस्लीम किया कि आईटी के शोबे में वो किसी तरह की महारत नहीं रखते। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि टेक्सपो दुबई के दफ्तर में शायद एक आध बार ही गए होंगे। जनरल शफात ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो लाहौर में अपने घर पर ही रहे हैं। ठीक है, एक आईटी कंपनी में जनरल शफात साहब को नौकरी कैसे मिली कोई पता नहीं। ठीक है, किस बुनियाद पर मिली नहीं पता। टेक्सपो नौकरी उन्होंने जाके दफ्तर ज्वाइन नहीं की, रहे लाहौर में और घर बैठ के इतनी भारी तनख्वाह उनको मिलती रही कि वो $4.5 लाख का दुबई में अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। ठीक है, और वो भी घर बैठे उनको इतनी भारी तनख्वाह मिल गई। ठीक है, वाह। फिर वो कहते हैं जी कि दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि जिन दस्तावेजात का मुताला किया गया उनसे साबित होता है कि 2010 और खुसूसन 2011 में ज़्यादातर वक्त जनरल शफात पाकिस्तान या दुबई नहीं अमेरिका में रहे। ठीक है, ऐसे में बगैर कोई भी काम किए जनरल शफात का इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलना जिससे बंदा दुबई में अपार्टमेंट खरीद ले मुमकिन नज़र नहीं आता। चुनाचे फैक्ट फोकस ने यही सवाल जनरल शफात से किया, जिस पर उनका कहना था टेक्सपो ने सिर्फ इनको ही तो नौकरी नहीं दी, और भी चंद लोगों को दी हुई है और उनकी भी आईटी में कोई महारत नहीं और वो भी काम नहीं करते, तो अगर मैंने भी ऐसा किया है तो इसमें क्या बुरा है। ठीक है, फिर फैक्ट फोकस वालों ने जो टेक्सपो के सरबराह थे सरफराज आलम साहब, उनसे बहुत रब्ता करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लिंक्डइन पे जो एक वेबसाइट है उस पर ये सरफराज आलम साहब मुसलसल ऑनलाइन होते थे। फैक्ट फोकस वालों ने वहाँ पे भी सवाल पूछे लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर लंदन अपार्टमेंट। बरतानवी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात ये जाहिर साबित करती हैं कि एक भारतीय बिजनेसमैन अकबर आसिफ ने 2006 में लंदन के एक महंगे इलाके में 6,76,250 पाउंड का एक अपार्टमेंट खरीदा। ठीक है, कितने का उसने अकबर आसिफ ने खरीदा? 6,76,250 पाउंड का। और ठीक 2 माह बाद उन्होंने वो अपार्टमेंट बकौल जनरल शफात के उनकी अहलिया के नाम पर मुंतकिल कर दिया। कितने में? सिर्फ 3,10,000 पाउंड में। यानी कि वो भारतीय बिजनेसमैन जो खुद 6 लाख का एक अपार्टमेंट खरीदता है वो घाटे पर आधी कीमत पर जनरल साहब की बीवी को वो अपार्टमेंट दे देता है जी 3 लाख में। 6 लाख वाला अपार्टमेंट 3 लाख में उसने दे दिया। फिर वो कहते हैं कि जी जब जनरल साहब से पूछा गया कि जी आपने जो अकबर आसिफ साहब से लंदन का अपार्टमेंट हासिल किया, उस वक्त आप कोर कमांडर लाहौर थे और लाहौर के उस जिना हाउस में रह रहे थे जो पिछले दिनों पीटीआई वालों ने जला दिया। ठीक है, तो फ्रिया शाह साहबा जिसके नाम पर अपनी एहलिया के नाम पर आपने ये अपार्टमेंट लिया है, उन्होंने कोई ऐसी उस वक्त फॉरेन प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की थी। ठीक है, जनरल शफात कहते हैं कि उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन से अपार्टमेंट तो आधी कीमत पर लिया लेकिन उस आधी कीमत का भी वो कोई सबूत नहीं देते। ठीक है, जब फैक्ट फोकस ने उनको कहा कि जी उनकी तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से शो ही नहीं हो रही कि उन्होंने
लंदन को पैसे भेजे हैं अदायगी के लिए भारतीय बिजनेसमैन को। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो मैंने ना असल में जो लंदन में ये अपार्टमेंट खरीदा था ना, मैंने लाहौर में अपना एक प्लॉट बेचा था DHA में, और वो पैसे मैंने लाहौर में एक बंदे को दे दिए थे। यानी कि ये तो फैक्ट फोकस का कहना है कि ये तो फिर ऐसा लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का वो इतराफ़ कर रहे हैं, यानी कि आप बैंकिंग चैनल से लंदन में पैसे नहीं भेज रहे, तो आप फिर मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर आप आगे आइए, दस्तावेजात के मुताबिक अकबर आसिफ की ऑफशोर कंपनी, उन्होंने ये खैर वो जो सारी मुंतकिली का तरीकाकार वो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब आप आगे सुनिए, 2017 के सालाना रिटर्न्स में फरिया शाह और रजा शाह ने लंदन अपार्टमेंट की मलकियत जाहिर की और बताया कि दोनों की बराबर और मुश्तरका मलकियत है। दोनों ने टैक्स गोशवारे में बताया कि अलग अलग $1,50,000 उन्होंने अपार्टमेंट हासिल करने के लिए खर्च किए। रजा शाह ने बताया कि ये रकम उनको उनके वालिद ने तोहफे में दी थी, जबकि फरिया शाह ने बताया कि उनको भी जो उन्होंने $1.5 लाख अदा किया, उनको उनके वालिद ने अदा की थी, ये रकम तोहफे में दी थी, ठीक है। फिर आप ये चीज़ भी देखिए कि जनरल शफात की मौजूदगी में इस भारतीय बिजनेसमैन अकबर आसिफ ने 2006 में उस वक्त के गद्दार मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ से मुलाकात करके कारोबारी फ़ायदा हासिल किया था, ठीक है। और फिर बाद में जनरल साहब को ये अपार्टमेंट आधी कीमत पर बकौल जनरल साहब के दे दिया था, जिसके भी कोई सबूत नहीं है कि वो आधी कीमत भी आई है। और 2015 में नवाज शरीफ साहब ने जनरल साहब को उर्दन में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया, ठीक है। तो जनरल साहब ना कोई टैक्स अदा करते थे ना बताते थे, जबकि इन्हीं बातों पर कि लंदन में जायदादें हैं, पनामा पेपर्स, ये वो, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में टांगा जा रहा था, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी फरिया शाह साहबा ने जिस वक्त ये अपार्टमेंट हासिल किया तो 2010 में उनके बेटे की उम्र जब 18 साल की हुई, रजा शाह की, तो फिर वो भी इस अपार्टमेंट के आधे मालिक बन गए। फिर अब आगे आइए, ये जो भारतीय बिजनेसमैन है अकबर आसिफ, ये बॉलीवुड के यानी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक अजीम हदायतकार के आसिफ के बेटे हैं। और 2006 दिसंबर में इन्होंने लंदन के एक होटल में जनरल शफात की मौजूदगी में जनरल मुशर्रफ से मिले। अकबर आसिफ ने अपने वालिद की तारीख साज फिल्म मुग़ल आज़म का प्रिंट जनरल मुशर्रफ को पेश किया। जिस वक्त ये मीटिंग हुई इस वक्त पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी थी। इस मीटिंग में अकबर आसिफ ने मुग़ल आज़म की हद तक इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल किया। इस मीटिंग के बाद होने वाली पेशरफ्त के नतीजे में पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी ख़त्म होगी, ठीक है। फिर अब और ये वही बिजनेसमैन है जो फिर जनरल साहब को बाद में अपार्टमेंट देते हैं। दिसंबर 2006 में मिलते हैं जनरल मुशर्रफ से जनरल आसिफ की मौजूदगी में, जनरल शफातुल्लाह शाह की मौजूदगी में, और फिर बाद में जनरल शफातुल्लाह शाह को लंदन में अपार्टमेंट। वाह। फिर अब वो जनरल शफातुल्लाह शाह ने कहा जी कि वो सिर्फ उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके साथ पिक्चर आ गई, लेकिन उनका उस मुलाकात से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये मुलाकात उन्होंने कहा जी कि मलिया लोधी साहिबा ने करवाई, जो उस वक्त लंदन में पाकिस्तान की सफ़ीर थी बरतानिया में। तो जब फैक्ट फोकस ने पूछा मलिया लोधी साहिबा से, तो मलिया लोधी साहिबा ने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग नहीं करवाई। फिर जनरल साहब ने यह भी एक पोजीशन ली कि असल में वो मुलाकात जो हुई थी ना भारतीय बिजनेसमैन की जिसने मुझे अपार्टमेंट दिया, वो बेगम साहिबा मुशर्रफ ने करवाई थी, ठीक है। फिर अब आगे आ रही है, जनरल साहब ने ना ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो वो जाहिर करते रहे। उन्होंने कहा जी कि लंदन में नवाज शरीफ की जो जायदादों का मामला आना था वो बिल्कुल दुरुस्त मामला उठाया गया था, क्योंकि नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे रहे थे उन जायदादों की, लंदन वाले अपने अपार्टमेंट्स की, जबकि मेरे पास मनी ट्रेल है। और जब उनसे कहा गया कि अच्छा सर आप मनी ट्रेल दें, जो आपने बाहर जायदादें खरीदी है, तो कोई मनी ट्रेल नहीं, ठीक है। तो और साथ वो ढिठाई से कहते हैं कि ये उनकी मर्जी है, वो जब चाहें अपनी जायदादें जाहिर करें, जब तक चाहें छुपाए रखें। माशाल्लाह, ये जनरल साहब के दावे हैं, ठीक है। फिर 2021 में जनरल शफात ने, अब आगे सुनते रहिए, एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट इसलिए ख़रीदा था कि उनके बेटे वहाँ पर तालीम हासिल कर लें, ठीक है। लेकिन जब फैक्ट फोकस ने तहकीकात की
तो पता चला कि जनरल साहब के पहली बात तो ये है कि 2017 में जनरल साहब के बेटे की 2007 में जनरल साहब के बेटे की उम्र ही 14 साल थी। वो बरतानिया तालीम के लिए गया हुआ ही नहीं था। और बाद में भी जो उसने तालीम हासिल की रज़ा शाह ने, वो बरतानिया से नहीं, वो न्यूयॉर्क से हासिल की। ठीक है। फिर जनरल साहब की एक और दावा ये भी गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एक और चीज़ जो फैक्ट फोकस ने आइडेंटिफाई की कि जनरल साहब का बेटा 2007 में सिर्फ 13 दिन, 2008 में 30 दिन और 2009 में 16 दिन पाकिस्तान से बाहर रहा। जबकि जनरल साहब कह रहे हैं मैंने लंदन में उसके लिए अपार्टमेंट ले लिया था कि वो वहाँ पे तालीम हासिल करे। ठीक है। फिर फैक्ट फोकस के साथ इंटरव्यू में जनरल शफात ने लंदन में अपार्टमेंट खरीदने का एक इजाफी जवाब ये भी पेश किया कि इनकी बेटी इनके एक कोर्स पर बरतानिया में पैदा होने की वजह से बरतानवी शहरी हैं और ये अपार्टमेंट हासिल करने का एक मकसद उनको सहूलत देना भी था। फिर बाद में बेटे से बेटी पर चले गए। ठीक है। जबकि बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन कहते हैं 1983 के बाद से कि बरतानिया अपने मुल्क में पैदाइश की बुनियाद पर आपको नेशनलिटी नहीं देता अनटिल अनलेस आपके माँ बाप में से कोई एक बरतानवी शहरी ना हो, वो आपको नहीं देता। ठीक है। तो जनरल साहब की कहाँ से ना बेटी को पैदा होने की वजह से वो स्टेटस मिल गया। ठीक है। फिर अब जनरल साहब कहते हैं कि जी उन्होंने वो ये मामला जो अपार्टमेंट्स बाहर लिए थे ना फौज को बता दिया था। ठीक है। और FBI को बता दिया था। हालांकि ये कैसे हो सकता है, ठीक है, कि एक जर्नैल बाहर असासे बनाए छुपाए GHQ में किसी क्लर्क को पता हो तो ये बड़ी बात है। ठीक। फिर जनरल साहब ने जो और चीज़ें भी जो कुछ जाहिर की, एक और बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने 2007 में 73,785 रुपये टैक्स अदा किया, 2008 में 59,000, 2009 में 93,000, 2010 में 1,95,000, 2011 में 50,000, 2012 में 48,000, 2013 में 48,000, 2014 में 3,70,000, 2015 में 3,75,000 और 2016 में 1,80,000 रुपये टैक्स दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी जायदादें सामने आनी शुरू हुई, पानामा पेपर्स और इधर उधर, तो फिर जनरल साहब ने टैक्स भी ज़्यादा अदा करना शुरू कर दिया और 2017 में 9,38,000 रुपये टैक्स अदा किया और 2018 में 22,91,000 रुपये टैक्स अदा किया। इसके बावजूद जनरल साहब ने अपनी बैरून मुल्क जायदादें छुपाते रहे, टैक्स अदायगियाँ उनकी देखें आप। ठीक है। फिर जनरल साहब कहते हैं कि जी उन्होंने DHA लाहौर में एक जायदाद बेच के तो ये अपार्टमेंट ख़रीदा था। अब उसके बाद जनरल साहब से जब ये कहा गया कि उनकी बीवी तो कहती है कि उन्होंने अपार्टमेंट अपने वालिद की तरफ से मिलने वाली रकम से ख़रीदा है, 1.5 लाख पाउंड, तो जनरल साहब ने कहा हाँ हाँ वो मेरी बीवी के वालिद का ना एक बैंक अकाउंट है लंदन में, उससे $1,50,000 उन्होंने मेरी बीवी को तोहफा दिया था। जबकि जो उनके ससुर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत इसरार बुखारी, जो उनकी अहलिया के वालिद हैं, उनके टैक्स गोशवारों में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी को 1.5 लाख पाउंड कोई तोहफा शोफा दिया। ठीक है। जनरल साहब का एक और दावा भी माशाल्लाह, उसकी भी हालत देख लें। फिर जब जनरल साहब से पूछा गया कि उन्होंने क्यों लंदन में बीवी के नाम पर जब वो कोर कमांडर थे अपार्टमेंट लिया, तो उन्होंने कहा कि वो असल में मेरे अपने नाम पर बहुत सस्ते थे तो मैंने एक सस्ता बीवी के नाम पर ले लिया। हालांकि और कहते हैं मेरी बीवी के नाम पर कुछ नहीं था उस वक्त। हालांकि ये दावा भी गलत साबित हो गया। जनरल साहब 2006 में जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे मुशर्रफ के, तो उन्होंने अपनी अहलिया को इस्लामाबाद में 1 कनाल का प्लाट तोहफे में दिया था। ठीक है। फिर अब आगे आ जाए कि ये जो 2006 वाली प्रॉपर्टी भी जो थी 2019 तक उनकी अहलिया फ्रिया शाह साहबा ने छुपाई रखी। ठीक है। फिर रज़ा जो उनके बेटे हैं वो 2010 में 18 साल के हुए, तो 2010 तक वो कैसे करोड़ों रुपए के मालिक थे। ठीक है। क्या करते थे वो, तो ये सब कुछ अब वो फैक्ट फोकस लाया है रिकॉर्ड के ऊपर। जायदादें भी उनकी लाए हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। ठीक है। और वो निजी प्लॉट्स भी हैं, वो रेजिडेंशियल जो होते हैं लाहौर DHA प्लाटों से माशाल्लाह जनरल साहब के भरा पड़ा है। और इसके अलावा गवादर में भी उनकी जायदादें हैं, बैरून मुल्क भी अपार्टमेंट्स हैं
और जनरल साहब ट्विटर पे बैठ के माशाल्लाह से लोगों को लेक्चर्स भी देते हैं कि असल में कैसे ये मुल्क में लोग लूट मार करते हैं और ये बाहर बैठ के क्या कुछ बनाते हैं। ट्विटर पे माशाल्लाह जनरल साहब इन्फेंट्री 28 के नाम से मौजूद हैं, ठीक है, और ये नहीं बताते कि मौसूफ इन्फेंट्री 18 साहब के ये कैसे उन्होंने सब कुछ बनाया। और हमारी फ़ौज का इदारा भी जो कहता है कि हमारे अंदर बड़ी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है, ये कैसा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है कि जर्नलों के बाहर जायदादें भरती जा रही हैं, कोई मनी ट्रेल नहीं दे रहे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा। इसी तरह एक और जीम है जज साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उन्होंने अब अपने खिलाफ शोकाज नोटिस के ऊपर एक शोकाज का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वैसे एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर कुछ एतराज़ात उठा दिए हैं। और एक तो उन्होंने कहा जी कि वो ये जो कमीशन है इसमें जो दो लोग बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन तीनों को मेरा वो केस टेकअप करना ही चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। वजह क्या है जी कि वो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब के बारे में वो कहते हैं कि जी ये, और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इनके बारे में वो कहते हैं कि जी ये दोनों क्योंकि उस ऑडियो लीक्स कमीशन के भी मेंबर्स हैं, जो ऑडियो लीक कमीशन वो ऑडियो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है जो मेरी और चौधरी परवेज़ इलाही की लीक हुई थी, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जी जो जैसे सरदार तारिक मसूद हैं, उन्होंने जो मेरे खिलाफ ख़त लिख रखा है कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब के साथ मिलके, हालांकि उन्होंने कार्रवाई के लिए ख़त नहीं लिखा था उस वक्त चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब को। उन्होंने कहा था कि ये जो रेफरेंस का मामला आया हुआ है, ये जो कंप्लेंट आई हुई है, इसको डिसाइड करें कि अगर झूठी है तो उठा के बाहर फेंके, नहीं है तो प्रोसीड करना तो प्रोसीड करें। रीज़नेबल बात थी। फिर वो दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है जो सीनियर प्यूने जज हैं, इन्होंने 3 माह 27 दिन बाद जो मेरे खिलाफ शिकायत है उस पर अपनी राय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी। तो इन्होंने इतना अरसा क्यों होल्ड करके रखी, तो ये तो इनकी मुबैना तौर पर बदनीति है इसमें। हालांकि जैसे सरदार तारिक मसूद छुट्टियों पर थे, तो उन्होंने खुद हमें कहा था कि उन्होंने छुट्टियों में वो काम नहीं करते। फिर अब आ रही है, फिर उन्होंने कहा जी कि जो जैसे सरदार तारिक मसूद हैं, इन्होंने जैसे इरफान सादत खान के हल्फ के मौके पर लोगों से गुफ्तगू में कहा कि जनाब मैं नहीं छोड़ूंगा, रिपोर्ट हुआ ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को। हालांकि मुकम्मल झूठ था ये। एक वो उस 2 नंबर माली तौर पे करप्ट यूट्यूबर ने ट्वीट किया था, जो कि ना वो वहाँ पर था और वहाँ पर हम लोग ही खड़े हुए थे, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ हम सारे सहाफ़ी खड़े हुए थे, और ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं ऐसी हुई। लेकिन उस चीज़ की आड़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी अब ले रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत आई हुई है और वो भी बड़ी संगीन है, तो उनके खिलाफ आपने उनको क्यों मौका दिया है कि जो कंप्लेनेंट है वो आए, सबूत लेकर आए, और फिर जैसे सरदार तारिक मसूद को भी वो सबूत दिए जाए, फिर दोनों को बैठ के इकट्ठे सुना जाए। तो उन्होंने कहा मुझे भी यही मौका मिलना चाहिए था। फिर वो ये कहते हैं कि जी इसके बाद कि जस्टिस कादी फाइज साहब के बारे में वो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब के बारे में कहते हैं कि जी ये इसलिए ना सुने क्योंकि जब मैं लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो रहा था तो इन्होंने मेरे नाम पर एतराज़ किया था कि इनको नहीं सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए, और मेरे खिलाफ एक डिसेंटिंग नोट पूरा लिखा था जिसमें उन्होंने मेरे फैसलों के हवाले दिए थे कि ये इसके इन फैसलों की वजह से नहीं लाना चाहिए, जिसमें उस वक्त के गद्दार आमिर जनरल मुशर्रफ को जो मैंने रिलीफ दिया था वो कोर्ट उड़ाकर, वो फैसला भी था। तो और फिर वो कहते हैं कि जी मैंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे हैं उस मार्च 2014 वाली मीटिंग के, तो वो मुझे नहीं दिए गए। ठीक है, फिर आप अब आगे आ जाइए। इसके बाद वो
ये एतराज़ात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये यानी कि जो 3 जजेस जो उनके धड़े के नहीं रहे माजी में, वो उन्हीं 3 का कह रहे हैं कि आप जी मेरा केस सुनो ही ना। और जो 2 मेंबर्स डिसेंट कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, इनको शोकाज नहीं जारी होना चाहिए, उन 2 के साथ वो खुश हैं, कहते हैं हाँ ये ठीक है, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो जो जज मुझे लगता है ना कि ये मेरे धड़े का नहीं, वो कह रहे हैं इसको तो हटाओ ना, ठीक है। और जो बिल्कुल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के बंदयाल प्रस्त थे, वो बैठे रहे। और फिर वो कहते हैं कि जी ये जो मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की गई है, इससे मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है और अवाम की नज़र में मुझे वो रिडिक्यूल करना था, उसका मकसद था। इस मुजाहरे पर नकवी साहब बहुत संगीन मामला है आपका, आप वो जवाब दीजिए। और हम चाहेंगे, हमें तो खुशी होगी अगर वो जो उन पर करोड़ों की जायदादें, कौड़ियों के माल लेने का इल्ज़ामात हैं, अगर ये उसकी मनी ट्रेल देकर अपने आप को बरी करवा लें तो हमें खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर से दाग धुल गया। और अगर वो सच हैं तो फिर रखा रखी। अल्लाह हाफिज़।